गुड मॉर्निंग। तो आज हम वेदों की श्रृंखला में पढ़ने जा रहे हैं अथर्ववेद के बारे में। तो चौथा वेद हमारा कौन सा हो गया? अथर्ववेद। ये भी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो ध्यान से इसको देखिएगा और पढ़िएगा। तो हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो यही आता है कि इसकी रचना किसने की थी, है ना। इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो इसकी रचना की गई अथर्वा नाम के एक ऋषि हैं, अथर्वा ऋषि के द्वारा। किसके द्वारा? अथर्वा ऋषि के द्वारा। अब चूंकि अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे क्या कहा गया? अथर्ववेद कहा गया, है ना। तो अथर्वा ऋषि के द्वारा इसकी रचना की गई, इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद हो गया। अब अथर्ववेद में 731 मंत्र हैं। कितने हैं? 731 मंत्र हैं, है ना। और लगभग कितने? लगभग 6000 यानी 6000 पद्य हैं। कितने हैं? 6000 पद्य हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या हुआ? अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की, 731 मंत्र हैं और 6000 पद्य हैं, हमने ये जाना। और अथर्ववेद के कुछ जो मंत्र हैं वह ऋग्वेद से भी प्राचीनतर हैं, है ना। तो अथर्ववेद के कुछ मंत्र, अथर्ववेद के कुछ मंत्र ऋग्वेद के मंत्रों से भी, ऋग्वेद के मंत्रों से भी प्राचीनतर है, प्राचीनतर है। ओके, समझ में आया? तो 731 मंत्र, 6000 पद्य और इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद से भी पुराने हैं, है ना। इसके कुछ मंत्र क्या हैं? ऋग्वेद से भी पुराने हैं। अब अथर्ववेद में क्या है कि कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। क्या किया गया है? कन्याओं, जैसे प्रश्न आ गया कि कन्याओं के जन्म की निंदा, है ना, कन्याओं के जन्म की निंदा किसमें की गई है? तो चूंकि आपने तो पढ़ लिया, है ना, तो आप क्या बताएंगे कि अथर्ववेद में क्या किया गया है? कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गया, है ना, कि कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में की गई है? तो दे देगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चूँकि आप जानते हैं तो आप सही टिक लगाएंगे अथर्ववेद में, है ना। अब इसके उपरांत हम आते हैं कि हमारा अथर्ववेद ऐतिहासिक महत्व का क्यों है ना। ऐतिहासिक महत्व का हमारा अथर्ववेद क्यों है? तो ऐतिहासिक महत्व यह रखता है अथर्ववेद हमारा, ये जो है अथर्ववेद ऐतिहासिक महत्व क्यों रख रहा है? ऐतिहासिक महत्व इसका किस बात पर है? इसका ऐतिहासिक महत्व इस बात पर है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण है। इसमें क्या है? सामान्य मनुष्य के, है ना, सामान्य मनुष्य के विचारों एवं अंधविश्वास का, है ना, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है ना, विवरण है। तो अथर्ववेद में आपका ऐतिहासिक महत्व का क्या है? किस लिए है? इसलिए है कि इसमें जो सामान्य मनुष्य हैं, आम आदमी है, उसके विचारों का और अंधविश्वासों का विवरण इसमें मिलता है ना। देखा था हमने कि कन्याओं की जन्म की निंदा करता था, है ना, अथर्ववेद में है। अब जो है इस एक चीज़ ये हो गई। अब ये जान लीजिए कि इसका जो प्रधान सूक्त है ना, अथर्ववेद का प्रधान सूक्त, अथर्ववेद का जो है ये प्रधान सूक्त कौन सा है? ये क्वेश्चन ये पूछ लिया कि अथर्ववेद का प्रधान सूक्त कौन सा सूक्त है? तो इसका जो है प्रधान सूक्त है पृथ्वी सूक्त, है ना। जैसे आपसे पूछे कि अथर्ववेद का प्रधान सूक्त कौन सा है, आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि पृथ्वी सूक्त है, पृथ्वी सूक्त को माना जाता है। अब इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों में अथर्ववेद का जो ऐतिहासिक महत्व इसलिए है कि जैसे हम ऐतिहासिक घटना जानते हैं, हमने जब शुरू में पढ़ा कि जो ऐतिहासिक घटना जानने का स्रोत है तो वो धार्मिक ग्रंथ हो गए आपके, है ना, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए। तो धार्मिक ग्रंथ इसीलिए है कि इसमें एक तो सामान्य मनुष्य की जीवन शैली का वर्णन है ना, और सामान्य मनुष्य के जीवन पक्षों का, है ना, इसमें विवरण मिलता है।
अब सामान्य मनुष्य क्या करता है, जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो क्या करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, है ना, गृह निर्माण करेगा, खेती करेगा, व्यापार करेगा, है ना, शादी विवाह करेगा, रोग व्याध हो जाएंगे, है ना, तो उनके रोग निवारण के लिए दवाइयाँ, वनस्पतियाँ, औषधियों की खोज करेगा। ठीक है। अब मनोरंजन के लिए प्रणय गीतों सुनेगा, है ना, तो ये सब चीज़ें उसमें है ना। प्रणय गीत हो गया, शादी ब्याह हो गया। अब पहले तो इस तरह का लोकतंत्र था नहीं, पहले था क्या था, उस समय क्या था, राजसत्ता थी, है ना। तो राजा की भक्ति, राजा का चुनाव कैसे हो, है ना, इसके बारे में, मातृभूमि की महिमा, मातृभूमि महात्मा, मातृभूमि की महिमा, है ना, इसके बारे में। तो ये सब चीज़ें अथर्ववेद में इन सब चीज़ों का विवरण मिलता है। किसका, मानव जीवन के सभी पक्षों, किसका, मानव जीवन के सभी पक्षों का, मानव जीवन के सभी पक्षों का विवरण मिलता है ना। जैसे हो गया आपका गृह निर्माण, ओके, गृह निर्माण, है ना, कृषि की उन्नति, है ना, व्यापारिक मार्गों की खोज, व्यापारिक मार्गों की खोज, ठीक है ना। आपका शादी विवाह हो गया, शादी विवाह, है ना, प्रणय गीत हो गया। फिर आपका हो गया रोग निवारण, है ना, औषधियों की खोज, है ना, औषधियों की, वनस्पतियों की खोज, है ना, वनस्पतियों की खोज, राजा का चुनाव, ये सब चीज़ अथर्ववेद में वर्णित है ना। राजा का चुनाव, मातृभूमि महात्म, महात्म यानी क्या होता है, महात्म यानी महिमा, है ना, मातृभूमि की महिमा का गान, है ना। राजा की भक्ति, साप, वशीकरण, साप हो गया, वशीकरण हो गया। पापों का जो हम मनुष्य से कोई पाप हो जाए उसका प्रायश्चित, और कुछ मंत्रों में, है ना, कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी जिक्र है ना। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी जिक्र है। तो मानव के सभी पक्षों का इसमें विवरण दिया गया है। ठीक है। तो हमने ये सब देखा कि अथर्ववेद के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए और 2-3 बार इसको अच्छे से पढ़िए, आपको याद हो जाएगा, है ना। और ये परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है, इससे क्वेश्चन आते हैं और ये इस तरह आप पढ़ने के बाद बिल्कुल आप सभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे और सब सही इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है ना। अब अथर्ववेद के अंतर्गत कुछ और चीज़ों को हम जानते हैं, है ना। ये चीज़ें तो हो गई। अब अथर्ववेद में क्या कहा गया है, परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। एक पॉइंट ये है, अथर्ववेद में क्या कहा गया है, अथर्ववेद में क्या कहा गया है, परीक्षित को किसका राजा कहा गया है, परीक्षित को कुरुओं का, किसका, कुरुओं का राजा कहा गया है, राजा कहा गया है। परीक्षित को किसको कहा गया है, कुरुओं का राजा कहा गया है। और कुरु देश के समृद्धि का अच्छा चित्र मिलता है ना। कुरु देश के समृद्धि का अच्छा चित्रण है। ओके, अच्छा चित्रण है किसमें, अथर्ववेद में। तो परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है और कुरु देश के समृद्धि का अच्छा चित्रण जो है अथर्ववेद में वर्णित है। अथर्ववेद में ही सभा और समिति, 2 पुत्रियां थी प्रजापति की, सभा और समिति। ये क्या, किसको, अथर्ववेद में सभा और समिति को किसकी पुत्रियां कहा गया है, किसकी पुत्रियां कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और
समिति को कहा गया है। ठीक है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। तो ये अथर्ववेद के अंदर ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, इसी से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। और जब आप इसको पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से हल कर पाएंगे। ओके, अब एक चीज़ है कि सबसे शुरू का वेद कौन सा है, कोई पूछे तो ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद कौन सा है तो अथर्ववेद। तो ये वेदों की श्रृंखला में आज हमारा चौथा वेद अथर्ववेद भी कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है। तो अब आप इसको आप जहाँ पे न समझ में आया हो, जो चीज़ें कहीं छूट गई हो या आपको लगता हो कि और कुछ बताना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे उनका भी भला हो। ठीक है ना। तो आज का ये अथर्ववेद हमारा कंप्लीट हुआ, आगे का टॉपिक हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद।